नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। कोई भी फालतू का प्रश्न नहीं नहीं रहेगा इसमें। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम जो डब्ल्यू की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू की खोज की थी। यहाँ पर थोड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। डब्ल्यू की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। पूछा जा सकता है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, जिसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। तो अब हम 20 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड है वो देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर में, जो भी आगे आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जिन विद्यार्थियों का, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ऑप्शन, वायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, केवल प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। तो ट्रेंड माइक्रो है क्या? तो ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो ट्रेंड माइक्रो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और ये एक प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो स्मार्ट आर्ट एक फीचर है, ऑप्शन है फोटोशॉप का, टैली का, कॉरल ड्रॉ का या एमएस वर्ड 2007 का। तो जो स्मार्ट आर्ट एक फीचर है वो किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2007 जिसका एक स्मार्ट आर्ट फीचर होता है, जिसमें हम कई तरह से डिजाइन के द्वारा अपने नाम को या किसी भी नाम नेम को टेक्स्ट में किसी भी तरह से अच्छी सी एक आर्ट बना सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट एक एमएस वर्ड का फीचर है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप जिसमें हम फोटो वोटो वगैरह का काम करते हैं, टैली जिसमें हम अच्छे से कुछ बना सकते हैं, जैसे ये एक्सेल की तरह काम करता है टैली, जिसमें हम अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम लेखा जोखा किसी कंपनी का रख सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो स्मार्ट आर्ट एक एमएस वर्ड का फीचर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, पेज के घुमाव से, जिस तरह से हम फ़ोन में अगर फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो जाता है, पोर्ट्रेट रहता है और अगर हम घुमा घुमा कर लेते हैं उसे तो वो लैंडस्केप हो जाता है। तो पोर्ट्रेट और लैंड मतलब है पेज के घुमाव से, यानी कि पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ट्रिपल सी के कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो पेज के ओरिएंटेशन को या पेज के घुमाव को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में का प्रयोग किया गया था या किया जाता था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग का या उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता था। जो सीएमडी कमांड होता था उसी का यूज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता था। और अब जो कंप्यूटर्स हैं अब की जनरेशन के, उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो यूज किया जाता है, मल्टी किसी भी तरह से हम बहुत सारे एक साथ प्रोग्राम यहाँ पर रन करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था। वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टर्म किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर में अवैध रूप से उसके डेटा को या डाटा को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हैकिंग, ऑप्शन नंबर बी एनालिस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामर,
ऑप्शन नंबर डी स्पैमर और ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंट मैसेंजर। तो जो अगर हम किसी भी कंप्यूटर या कोई हमारे कंप्यूटर को अवैध रूप से या हमारे किसी भी डेटा को अवैध रूप से अगर उसमें एक्सेस करने की, उसे पहुंचने की या उसे पाने की कोशिश करता है, तो वो हैकिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हैकिंग। तो हैकिंग जो होती है वो क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर में अवैध रूप से सेंधमारी करना, उसमें घुसना, एक हैकिंग के अंतर्गत आता है। और ये दो टाइप की भी होती है हैकिंग। एक इथिकल हैकिंग होती है जो सिखाई जाती है कुछ अच्छे कामों के लिए, लेकिन कुछ बेकार हैकर होते हैं जो बुरे कामों के लिए इसका यूज करते हैं। तो हैकिंग अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो अगर किसी के बिना अनुमति के आप किसी के डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसे हैकिंग कहते हैं। और स्पैमर जैसे बहुत सारे स्पैम जो ईमेल पर हमारे स्पैम मैसेज आते रहते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, उनको हम स्पैमर कहते हैं। और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो टेलीग्राम हो गया, ये सारे इंस्टेंट मैसेंजर के उदाहरण हैं। तो इंस्टेंट मैसेंजर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए जो ये मैसेंजर होते हैं जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक का मैसेंजर हो गया या टेलीग्राम हो गया, ये सब इंस्टेंट मैसेज के उदाहरण हैं। इन पर हम इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही रहेगा कि ये जो टर्म है, ऐसा टर्म जिससे किसी भी अवैध रूप से किसी के कंप्यूटर या किसी भी व्यक्ति के डेटा को एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए मैसेजिंग ऐप या ए कम्युनिकेशन पोर्टल या ऑप्शन नंबर ई नेटवर्क। तो हमने कुछ कुछ प्रश्न में 4 की बजाय 5 ऑप्शन डाले हैं। तो आप 4 ऑप्शन जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो आपको उनमें से चुनना होगा। लेकिन हमने इसमें 5 ऑप्शन डाल रखे हैं। तो ये इसलिए डाले हैं ताकि आप अच्छे से और भी रिलेट कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑप्शन रहेंगे तो आपको चूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सारे ऑप्शन को डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए जितने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे तो उन्हें भी हम डिटेल से जान लेंगे। इसलिए 4 की बजाय हमने इसमें 5 ऑप्शन डाले हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, यानी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम इसको कहते हैं, जो यूजर और कंप्यूटर या मशीन के बीच में एक इंटरफेस उपलब्ध कराता है, उसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें डब्लू लैन में डब्लू से आप क्या समझते हैं? तो डब्लू लैन बहुत सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डब्लू लैन में डब्लू से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वर्क, ऑप्शन नंबर बी बायर, ऑप्शन नंबर डी बायड और ऑप्शन नंबर सी है वो बायड और ऑप्शन नंबर डी है वेव, ऑप्शन नंबर ई वर्ल्ड। डब्लू लैन में डब्लू से क्या तात्पर्य है या डब्लू से आप क्या समझते हैं? और मैं वो वायरलेस लोकल या नेटवर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू से मतलब बायर से है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 8 है, DHCP में सी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी सेंटर्ड, ऑप्शन नंबर सी कट, ऑप्शन नंबर डी कॉमन और ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन। तो DHCP में सी का मतलब कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन होता है। DHCP की फुल फॉर्म की बात करें तो डायनामिक होस्ट कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसे हम नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो DHCP एक प्रोटोकॉल है जिसे हम डायनामिक होस्ट डायनामिक होस्ट कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो आप पूरा फुल फॉर्म भी याद रखिए और यहाँ पर सी से मतलब कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो और ये प्रश्न अच्छे लगे और अच्छे लेवल के हैं
तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एआई से क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऐप इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल इनपुट, ऑप्शन नंबर डी ऐप इंस्टेंट, ऑप्शन नंबर ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई से क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर एआई की बात करें तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसके जनक जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एआई के जनक किसे कहा जाता है। तो एआई के जो जनक हैं यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं वो जॉन मैकार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। एआई से मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो एआई है क्या ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो एआई एक मशीन ऐसी मशीनें होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहते हैं जो मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने एवं समझने तर्क करने की क्षमता रखता हो। यानी कोई ऐसी मशीन जो मानवीय गुणों के अनुसार बिल्कुल सोचता है तो उसे हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे रोबोट होता है और जैसे एटीएम मशीन है ये भी एआई का एक उदाहरण है। तो एआई का उदाहरण अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एटीएम। जो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है यानी कि एटीएम जिससे हम पैसे निकालते हैं वो भी एक एआई का ही एक उदाहरण है यानी कि आर्टिफिशियल मशीन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई बिल्कुल सही है। जो एआई का मतलब या एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को खाली स्थान भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को और क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर और ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एफ दर्शाता है। तो ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। तो उनमें जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है या नंबर सिस्टम होता है उसमें एफ कितना नंबर दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी यानी कि 15 हेक्सीडेसिमल। जो हेक्साडेसिमल होता है वो उसका जो 15वां नंबर होता है यानी कि 15 नंबर एफ को दर्शाता है या एफ 15 नंबर को दर्शाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। और बाइनरी सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और अच्छी ग्रेड हम ला सकें। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाफ बाइट को कहा जाता है। तो हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डेटा, ऑप्शन नंबर बी निबल, ऑप्शन नंबर सी है फुल बिट्स और ऑप्शन नंबर डी है बाइट्स और ऑप्शन नंबर ई है केबी। तो हाफ बाइट को हम निबल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाफ बाइट होता है वो निबल होता है यानी कि जो 8 बिट्स होते हैं उसके बराबर एक बाइट होता है और 4 बाइट बराबर एक निबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? अगर आप मेमोरी यूनिट के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दी है एक वीडियो की वो आप देख लीजिए। वो इम्पोर्टेंट है, सारे जो मेमोरी यूनिट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाफ बाइट को कहा क्या कहा जाता है? तो हाफ बाइट को निबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रैम खाली स्थान का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल ऑफ एबव यानी कि जितने भी नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे, या इंटरनेट या कीबोर्ड या मॉनिटर या सिस्टम यूनिट। तो जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? कोई भी प्रोग्राम, जब हम किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो सबसे पहले रैम पर ही वो लोड होता है। तो रैम एक तरह की मेमोरी होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो वो किसका हिस्सा होती है? तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्टम यूनिट। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो बहुत सारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं, तो इनमें से कौन एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो पीबी एक वैध मेमोरी यूनिट है जिसे हम पेटाबाइट कहते हैं। बाइट भी एक मेमोरी यूनिट है, और केबी यानी कि किलोबाइट ये भी एक मेमोरी यूनिट है। और ऑप्शन नंबर डी एटाबाइट यानी कि ये भी एक मेमोरी यूनिट है। लेकिन ILV ये कोई भी मेमोरी यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से जो एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है वो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ILB यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप मेमोरी यूनिट के बारे में और अधिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एवेस्ट क्या है? या एवेस्ट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? वायरस का, बॉर्म का, फोटो एडिटर का, मैसेजिंग ऐप का, या एंटीवायरस का? तो एवेस्ट एक एंटीवायरस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस नहीं है, ना ही बॉर्म है, फोटो एडिटर का उदाहरण नहीं है, और मैसेजिंग ऐप आपको बता ही दिए हैं। मैसेजिंग ऐप किसे कहते हैं? अगर फोटो एडिटर की बात करें तो फोटोशॉप हो गया, एक बहुत ही अच्छा फोटो एडिटर एक एप्लीकेशन है। और मैसेजिंग ऐप जितने सारे, जैसे टेलीग्राम हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, या व्हाट्सअप, ये सारे के सारे मैसेजिंग ऐप होते हैं। तो एंटीवायरस भी प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को किसी भी ऐसे प्रोग्राम से बचाते हैं जो कि कंप्यूटर के डेटा को हानि पहुंचा सकता है, तो उन्हें हम एंटीवायरस कहते हैं। तो एवेस्ट एक एंटीवायरस प्रोग्राम है या एक एंटीवायरस है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर को सबसे तेज प्रकार है? यानी कि कौन सा एक कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार है? ऑप्शन है लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, या वर्क स्टेशन। तो आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से गणना करने में सक्षम होता है। तो सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का एक सबसे तेज प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसका हम सार्वजनिक लोग यूज करते हैं, और सुपर कंप्यूटर किसी बड़े पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, इसीलिए इसका नाम सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी की के द्वारा पहले पैराग्राफ को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है रिटर्न की, ऑप्शन नंबर बी टैब की, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट की, ऑप्शन नंबर डी स्पेस की, या इनमें से कोई नहीं। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम टैब की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टैब की होती है उसका यूज हम पैराग्राफ बनाने के लिए करते हैं। तो और भी सारी की होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं, सिंपल की होती हैं, इनके अंतर्गत टैब की हो गई, शिफ्ट की हो गई, स्पेस की हो गई, ये सारी कीज आती हैं, इन्हें हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। तो जो टैब की होती है उससे हम पैराग्राफ बनाते हैं, या पैराग्राफ बनाने के लिए हम टैब की का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना होता है। तो एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य क्या होता है? वो डाटा को, जो उद्देश्य डाटा को किस में बदलता है एक सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन है आपके सामने, मेमोरी में, प्रोग्राम्स में, ऑब्जेक्ट्स में, इंफॉर्मेशन में, या इंटरनेट में। तो एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य ये होता है किसी भी डाटा को वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य यही होता है कि वो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदले। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर ये 18वां है। और अगर आपको अच्छे प्रश्न लग रहे हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा है जो कि ठीक उसी प्रकार समझता है कंप्यूटर जिस प्रकार मनुष्य उसे समझता है? यानी कि कौन सी ऐसी भाषा होती है जो कंप्यूटर भी उसी प्रकार समझता है जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसे समझ सकता है? तो
ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी सोर्स कोड और ऑप्शन नंबर ई असेंबली लैंग्वेज। तो कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज को आसानी से समझ जाता है और हम लोग भी उसे आसानी से समझ लेते हैं। ऐसी जो लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है और कंप्यूटर भी इसे आसानी से समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए यूज की जाती हैं और कंप्यूटर ने आसानी से समझ पाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और इसे मनुष्य भी उसी उतनी आसानी से समझ पाता है। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑप्शन नंबर जो जो क्वेश्चन नंबर है 20वां यानी कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है। जो इंटरनेट होता है वो इनमें से आपको ऑप्शन है ईमेल भेजने की, वेब पेज देखने की, विश्व भर की सभी सर्वर से जुड़ने की। तो इंटरनेट हमें किस किस की अनुमति देता है, तो ईमेल भेजने की भी अनुमति देता है, वेब पेज देखने की भी अनुमति देता है। यानी कि बहुत सारे वेब पेज जो कि एक वेबसाइट के माध्यम से कई जो वेब पेज होते हैं हजारों लाखों जो कि एक लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसे हम ब्राउजर के द्वारा किसी भी ब्राउजर के द्वारा देख पाते हैं। जो सभी सर्वर होते हैं यानी कि जितनी वेबसाइट होती हैं उसके अपने अलग अलग सर्वर होते हैं, उनसे जुड़ने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ देम, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी कार्य करने की अनुमति हमें इंटरनेट प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए।